हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मूल विधि की दूसरी क्लास जो है करेंगे। तो हम लोग बेसिक जो है पहली क्लास में सारा जो है इसका बेसिक जो भी था मूल विधि का आईपीसी से रिलेटेड उसको हमने कर लिया था। आज जो है हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पेनल कोड 1860 लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। इसमें जो है टोटल 23 जो है अध्याय हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है इस चीज़ से रिलेटेड है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बेसिकली होता क्या है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें अपराध की परिभाषा प्लस दंड, इसका विस्तार कहाँ पे है तो संपूर्ण भारत हो जाएगा। लागू कब हुआ तो जो है 1 जनवरी 1862। इसका अगर जो पूरा नाम पूछेगा तो भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका तो अपराध को रोकना। और इसमें जो आईपीसी में टोटल सेक्शन दे रखे हैं वो 511 सेक्शन हैं, मतलब सेक्शन मतलब धारा। ठीक है, तो चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से 5 तक के बात है इसमें। तो सेक्शन 1 में अगर देखें तो क्या है, संहिता का नाम जो कि मैंने बताया भारतीय दंड संहिता 1860। प्रवर्तन का विस्तार कहाँ पे है तो संपूर्ण भारत हो जाएगा। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। इसके पहले जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। और जम्मू कश्मीर में जो है कौन सा क्या लागू होता था तो रणवीर संहिता। ठीक है, सेक्शन 2 के बारे में बात करें तो भारत के भीतर अपराध और उनका वर्णन और उसका जो है दंड दे रखा है। ठीक है, मतलब भारतीय सीमा क्षेत्र जो भी है उसके अंदर अगर जो कोई अपराध होता है तो उसके बारे में जो है सेक्शन 2 में दिया है। सेक्शन 3 के बारे में बात करें तो भारत के बाहर अपराध, मतलब भारत से बाहर रह के जो है अगर जो कोई अपराध करता है तो उस पर भी जो है, जैसे विजय माल्या हैं तो वो यहाँ से पैसा लेके भाग गए तो उनका क्या है कि उनके ऊपर जो भी मतलब केस चलेगा वो तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही जो है चलेगा इस पर। ठीक है, सेक्शन 4 की अगर बात करें तो राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। मतलब राज्य क्षेत्रातीत मतलब क्या, भारत सीमा के जो है बाहर, मतलब बाहरी व्यक्ति अगर जो कोई ऐसा अपराध करता है तो उस पर भी जो है मतलब जो भारत की चीज़ें हैं उस पर अगर जो कोई अपराध होता है तो उस बाहरी व्यक्ति द्वारा तो उसके बारे में जो है सेक्शन 4 में दे रखा है कि उस पर भी जो है भारतीय दंड संहिता के अनुसार, मतलब भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही जो है इस पर केस चलेगा। ठीक है, तो भारतीय विमान या पोत जो भारत में रजिस्टर्ड इस पे जो है अगर जो कोई मतलब अटैक होता है या कुछ भी है तो उस पर जो है आईपीसी के मतलब आईपीसी 1860 के तहत ही जो है उस पर कार्रवाई होगी। और फिर साइबर क्राइम जो है, जैसे धोखाधड़ी, कोई कंप्यूटर हैक कोई कर लिया तो ये जो है आईटी एक्ट 2008 द्वारा इसको जो है सम्मिलित किया गया था साइबर क्राइम को। ठीक है, सेक्शन 5 के बारे में बात करें तो कुछ विधियों द्वारा, मतलब कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डाला जाना। मतलब कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिस पे जो है इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके अपने जो है खुद के लॉ होते हैं तो उस पर जो है आईपीसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे भारतीय सरकार के अफसर हैं, मतलब कौन कौन से अफसर, नौसैनिक हैं, वायु सैनिक है, आर्मी मैन है, ये जो भी हैं तो इनका अपना अलग जो है होता है तो इन पे जो है आईपीसी के द्वारा जो है कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है। फिर चैप्टर 2 के बारे में अगर जो बात करें तो इसमें जो है धारा 6 से लेके 52A तक के दे रखा है, जो चैप्टर की बात करता है साधारण स्पष्टीकरण, मतलब ऑर्डिनरी डेफिनीशन। ठीक है, तो सेक्शन 8 में क्या है कि लिंग मतलब जेंडर मतलब पुलिंग, तो मतलब पुलिंग से क्या मतलब है ही, तो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें जो है पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ भी होगा वहाँ चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसके बारे में मतलब जो है सेक्शन 8 के बारे में, मतलब पुल्लिंग मतलब ही है तो ही और सी इसमें दोनों आएंगे। ठीक है, डिटेल क्या है इसका, पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ भी आएगा वह हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, वो चाहे नर हो चाहे नारी। सेक्शन 8 में दे रखा है। फिर सेक्शन 9 में क्या है, वचन मतलब नंबर, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एक वचन शामिल हैं।
जैसे ये दोनों आपस में जो है शामिल हैं इसका। फिर सेक्शन 10 के बारे में अगर जो बात करें तो मेल और फीमेल के बारे में दे रखा है, वो जो है किसी भी उम्र का हो सकता है। सेक्शन 11 में व्यक्ति के बारे में दे रखा है। व्यक्ति मतलब पर्सन, जो कि पर्सन में कौन कौन जो है आएगा, एक कंपनी भी हो सकती है, एक संगम भी हो सकता है, व्यक्ति स्वयं जो है व्यक्ति में आएगा, और जो है एक कोई निकाय भी हो सकता है, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो। ठीक है। सेक्शन 12 लोक मतलब कि पब्लिक, जिसमें जो है वर्ग और समुदाय दोनों आएंगे। ठीक है। सेक्शन 14 सरकार का सेवक मतलब सरकार द्वारा नियोजित हो भी सकता है, और ये जो है सरकार की सेवा करेगा। सेक्शन 17 इसमें जो है गवर्नमेंट के बारे में दे रखा है। गवर्नमेंट की मतलब परिभाषा है, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही केवल जो है इसमें दे रखा है। बाकी जो है लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं उसके बारे में इसमें कहीं नहीं दे रखा है आईपीसी में। तो हम लोग गवर्नमेंट का मतलब केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। सेक्शन 18 में जो है भारत मतलब इंडिया की परिभाषा दे रखा है, और इसका मतलब जो है 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत जो है हो गया। पहले जो हम जम्मू कश्मीर जो है इसका एक्सेप्शन था। फिर सेक्शन 19 की बात करें तो इसमें जो है न्यायाधीश के बारे में है। वह जो इस पद पर कार्यरत है, वह जो निर्णय दे रहा है और उसका निर्णय अंतिम जो है उसके जो है खिलाफ कोई अपील नहीं हो रही है। ठीक है। मान लो कोई जज है तो जो है वो कोई निर्णय दे देता है, तो उसके खिलाफ अगर जो कोई अपील नहीं की जा रही है तो वो भी जो है न्यायाधीश ही माना जाएगा। वह जो दीवानी एवं फौजदारी निर्णय देने में सक्षम है। ठीक है। सेक्शन 20 की बात करें तो कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब न्यायालय, वह व्यक्ति जो न्याय देने में सक्षम है उसको जो है वो अपने आप में जो है न्यायालय ही कहा जाता है। जैसे पहले जो है गांव में क्या होते सरपंच होते थे, तो सरपंच जो है गांव का जो भी केस होता था उसको सरपंच ही निपटाते थे, तो वो भी जो है अपने आप में जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस ही माने जाते थे। ठीक है। सेक्शन 21 की बात करें तो इसमें जो है लोक सेवक के बारे में दे रखा है। पब्लिक सर्वेंट मतलब पुलिस, डॉक्टर, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ठीक है। सेक्शन 22 के बारे में बात करें तो इसमें जंगम संपत्ति के बारे में है। जंगम संपत्ति मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति। लेकिन आईपीसी में जो है शब्द जो दे रखा है वो जंगम संपत्ति है, तो वो जो है आपसे क्वेश्चन जो भी बनेगा तो वो जंगम संपत्ति शब्द लेके ही बनाया जाएगा, चल संपत्ति लेके नहीं बनाया जाएगा। समझने के लिए आप जो है चल संपत्ति समझ सकते हैं, लेकिन जो है अगर जो क्वेश्चन जब भी बनेगा तो जंगम संपत्ति ही बनेगी। ठीक है। और चोरी भी जो है केवल जंगम संपत्ति की हो सकती है। चोरी कभी जो है अचल संपत्ति जो होती है अजंगम, उसकी जो है चोरी कभी नहीं हो सकती है। जैसे पैसा क्या है, आपकी चल संपत्ति है, कोई आपकी वस्तु जैसे है तो वो चल संपत्ति, तो चोरी तो उसी की होगी। घर आपका अचल संपत्ति है तो घर की चोरी थोड़ी हो सकती है, ये चीज़ है। ठीक है। सेक्शन 23 में सदोष लाभ और सदोष हानि दे रखा है, मतलब रांगफुल गेन और रांगफुल लॉस। इसमें जो है आवश्यक तत्व जो है बेईमानी है। मतलब अगर जो क्वेश्चन पूछे कि मान लो कोई भी 4 ऑप्शन बना दिया, तो फिर उसमें पूछ लेगा कि जो है सदोष लाभ और सदोष हानि में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो आवश्यक तत्व जो है उसमें बेईमानी हो जाएगी। ठीक है। किसी व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालना जो है ये सदोष लाभ और सदोष हानि में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बीमा कराया, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है इसने बीमा कराया है, इसको जैसे मैच्योरिटी जब पूरी होती है तो मान लीजिए 5 साल का उसने बीमा करा रखा है, तो 5 साल बाद उसको 1 लाख रुपए मिलने हैं। लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और जब उसका 5 साल पूरा होता है तो वो जब मतलब बीमा की ऑफिस में जाता है तो वहाँ के जो बाबू होते हैं वो उसको कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बता के कि हाँ आपका ये नहीं जो है कंप्लीट है, और वो ऐसा वैसा मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बता के
उसको बोलते हैं कि आपको जो है इसमें से केवल जो है 60,000 रुपये ही जो है पेमेंट होंगे, बाकी 40,000 रुपये जो है ये इसमें कट जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इसमें जो है जो जिस भी व्यक्ति ने बीमा कराया है उसका तो जो है 40,000 का जो है नुकसान हुआ, तो उसको जो है सदोष हानि बोलेंगे। और जो है जिस बाबू ने ऐसा किया तो उसको जो है लाभ हुआ, तो ये चीज़ इसमें है। ठीक है, सेक्शन 24 में बेईमानी के बारे में दे रखा है। सेक्शन 24 बेईमानी और सेक्शन 25 जो है कपट पूर्वक। ठीक है, तो इन दोनों में मतलब मान्योट अंतर है, तो उस चीज़ को जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। बेईमानी मतलब डिसऑनेस्टी। इस आशय से कोई व्यक्ति कार्य करता है कि किसी एक को सदोष लाभ और दूसरे को सदोष हानि हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपने उसको जो है, आप कहीं जा रहे थे इमरजेंसी में और आपके पास पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ था जेब में, तो ये हुआ कि ऐसा करो तुम ये जो है पैसा रख लो, मैं शाम को लौटता हूँ तो जो है पैसे आपसे ले लूँगा। और फिर जब आप उससे पैसे लेने जाते हैं तो उसके मन में जो है बेईमानी आ जाती है, वो पैसा वापस करने से मना कर देता है, तो इसको जो है बेईमानी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कपटपूर्वक क्या है, मतलब फ्रॉडफुली क्या है, शुरुआत से ही विध विरुद्ध होने का उद्देश्य इसमें जो है आ जाता है। कपट में बेईमानी शामिल है, मतलब जहाँ कपट होगा वहाँ बेईमानी तो जो है शामिल होगा ही। सदैव आर्थिक लाभ हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर जो एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो टीवी बेचता है, उसके वहाँ कोई ख़राब टीवी है, मतलब है नहीं ही लेकिन वो ख़राब हो गई है, तो उसका क्या उद्देश्य है कि लाओ इसको जो है बनवा कर बेच देते हैं, इससे जो है मुझको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है इसमें आएगा कपटपूर्वक में। ठीक है, फिर सेक्शन 27 की बात करें तो पत्नी, लिपिक या सेवक, इनके कब्जे में अगर जो कोई संपत्ति है तो संपत्ति आपके कब्जे की मानी जाएगी। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है, इसकी पत्नी है या इसका जो है लिपिक है या इसका जो है कोई नौकर है, इनके द्वारा कोई भी किया गया ऐसा कार्य जिससे जो है दूसरे को नुकसान होगा, तो वो यही माना जाएगा कि ये जो है कार्य जो है आपने करवाया है। जैसे मान लीजिए आपकी एक ही पत्नी है, ये जो है पड़ोसी के घर जाती है और उसके जो है वहाँ टेबल पे जो है पर्स देखती है, उसमें अच्छा खासा पैसा रखा होता है, तो ये जो है चुरा लाती है, तो इसमें जो है यही माना जाएगा कि ये जो है कार्य आपने करवाया है। भले उसको उसमें आपको कुछ पता है नहीं पता है उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये माना जाएगा, आईपीसी में यही दे रखा है कि जो है इसमें दोषी आप ही होंगे। मान लीजिए आपका कोई लिपिक है, तो लिपिक ने ऐसा कोई कार्य किया कि जो है किसी की प्रॉपर्टी लिखवा ली या कुछ भी है, तो उसमें भी जो है दोषी आपको ही माना जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 28 में बात करें तो कूटकरण मतलब डुप्लीकेसी है, उसके जैसा सामान या दस्तावेज या सिक्का तैयार करना। ठीक है, मतलब उसके जैसा किसका, जैसे मान लो कोई ओरिजिनल चीज़ है तो उसी के जैसा कोई सामान अगर जो आप तैयार करते हैं तो वो जो है उसका कूटकरण हो जाएगा। ठीक है, 100% जो है कूटकरण हो ये ज़रूरी नहीं है, कूटकरण के लिए जो है 70 से 100% भी जो है ये माना जाता है कि अगर जो 70% भी जो है इन मैच कर रहा है तो फिर जो है वो कूटकरण में आ जाएगा। सेक्शन 29 में जो है दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के बारे में दे रखा है। सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है, ये जो है IT एक्ट 2000 के जो द्वारा इसको जो है सेक्शन 29A को ऐड किया गया है। फिर सेक्शन 33 की बात करें तो कार्य एवं लोप, तो कार्य मतलब तो आप कोई काम कर रहे हैं तो वो कार्य में हो जाएगा, लेकिन लोप क्या होता है, जैसे कर्तव्य का ना निभाना। मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस है, उसको ड्यूटी कहीं दे दी गई कि जो है तुमको जो है 5 से 7 यहाँ पे ड्यूटी करनी है शाम को। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि वो इस बीच में ड्यूटी ना करके जो है अपना कोई पर्सनल काम निपटाता है, तो ये जो है कार्य का लोप हो जाएगा। जिस अंग्रेजी टर्म इसका क्या है, ओमिशन। ठीक है, सेक्शन 34 जो है इसमें संयुक्त दायित्व बनता है, किस अगर जो आप
ए और बी कोई है, अगर जो ये हैं दोनों, अगर जो कोई अपराध होता है साथ में जाते हैं तो इसका जो है संयुक्त दायित्व बनेगा। तो इसमें जो है सामान्य आशय दे रखा है और सेक्शन 35 में जो है समान आशय दे रखा है। ठीक है, तो सामान्य आशय है मतलब कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, इसने जो है 4-5 लोगों से पैसे ले रखे हैं और ये सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर ये हुआ कि ऐसा करते हैं, चलो उसको जो है आज अगर जो पैसा नहीं देगा तो इसको जो है कूटेंगे कायदे से। तो फिर ये जो है सामान्य आशय जो है सबका जो है ये सामान्य आशय हो गया। ठीक है, फिर सेक्शन 35 में समान आशय दे रखा है मतलब सिमिलर इंटेंशन, जबकि ऐसा कार्य इस कारण से आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। ठीक है, अगर जो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए फिर से वही एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है, इसने जो है बी और सी से पैसा ले रखा है। तो बी और सी जो है ऐसा प्लान बनाते हैं कि बी कहता है कि चलो आज जो है ये ए पैसा नहीं दे रहा, आज इससे जो है हम लोग बात करते हैं कि जो है पैसा क्यों नहीं दे रहे हो और कब तक वापस करोगे। तो बी तो सिंपल बात करने गया है, लेकिन बी ने तो जो है सिंपल बात किया गया भी। ठीक है, और सी जो है पहुंचता है तो उसको फिर जो है ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो जो है घर में तोड़ फोड़ करता है और उसको भी जो है ए को भी जो है मारता पीटता है। तो ये जो है समान आशय में आ जाएगा। ठीक है, कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब हर व्यक्ति उस कार्य का उत्तरदायी माना जाएगा। जैसे इसमें काम तो जो है केवल सी ने किया, उसको मारा पीटा, घर में जो है तोड़फोड़ की, तो मारा केवल उसने सी ने, लेकिन इसमें जो है दोषी करार जो है बी को भी जो है दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ केस हैं। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1925, या अगर जो इसी को पूछ ले पोस्ट मास्टर केस। ठीक है, फिर महबूब शाह बनाम एम्परर 1945 सिंधु नदी वाद केस है। ठीक है, इसी केस में जो है प्रिवी काउंसिल द्वारा जो है समान और सामान्य आशय में अंतर बताया गया था। अगला केस है ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1955। ये जो है इसमें कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी बनाया जा सकता है, जो है ज़रूरी नहीं है कि जो है पहले से जो है कोई आशय जो है लेकर ही जाएं, तो सामान्य आशय घटना स्थल पर भी बन सकता है। ठीक है, अगला केस है पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य 1955, श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य 1955। इसमें जो है कोर्ट द्वारा कहा गया कि शारीरिक उपस्थिति एवं सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ठीक है, फिर जे.एम. देसाई वर्सेस जो है बम्बई राज्य 1960 का केस है। इसमें जो है कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सक्रिय उपस्थिति या सक्रिय भागीदारी हो, कुछ मामलों में आवश्यक है, जैसे शारीरिक हिंसा अगर जो कहीं होती है किसी के खिलाफ, तो उसमें जो है जब तक शारीरिक उपस्थिति नहीं होगी या सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तो जो है उसमें नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर सामान्य उद्देश्य, अभी जो है सामान्य आशय हम लोगों ने ऊपर पढ़ा और ये जो है सामान्य उद्देश्य है, तो इसका है कॉमन ऑब्जेक्ट। विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर किए गए अपराध के लिए दोषी है। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव क्या है उसके बारे में जो है सेक्शन 141 में दे रखा है। 5 या अधिक व्यक्ति अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो है संसद या राज्य विधानमंडल या पुलिस का जो है अगर जो घेराव करती है
या इनके खिलाफ जो है कोई प्रदर्शन करती है तो जो है इसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। फिर सेक्शन 36 की बात करें तो अंशतः कार्य एवं अंशतः लोप, मतलब इफेक्ट काज्ड पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली मतलब एंड बाय ओमिशन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी के विधिक अधिकार में है तो ये जो है अंशतः कार्य एवं अंशतः लोप जो है कर सकता है। भिखारी को खाना या पैसा ना देना जो है ये आपका विधिक अधिकार नहीं है। ठीक है, कैदी को जेलर का खाना देना विधिक अधिकार है उसका। ठीक, तो सेक्शन 37 में क्या देखा है, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को सहयोग करके करना। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें सेक्शन 37 को, तो जैसे मान लो ए और बी ये जो है भाई भाई हैं दोनों। ठीक है, और इनके जो है माता जी के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, पिताजी हैं नहीं इनके। ठीक है, तो माता जी के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो ये दोनों आपस में जो है ऐसा समझौता करते हैं कि इनको जो है स्लो पॉइजन देंगे, मतलब खाने में जो है मतलब पॉइजन मिला के देंगे तो जो है ये धीरे धीरे जो है काम इनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अचानक मारेंगे तो फिर जो है दिक्कत होगी। तो फिर जो है ये स्लो पॉइजन देते हैं और धीरे धीरे करके जो है उसकी माँ की, इन दोनों की जो माँ होती हैं उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो फिर इसमें जो है दोनों दोषी होंगे। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से अगर जो समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ए कोई जो है जेलर है और बी कैदी है। तो एक क्या करता है कि बी को खाना नहीं देता है और कई दिन तक के खाना नहीं देता है, बी जो है इससे अधमरा हो जाता है। फिर जब ये बात ऊपर पता चलती है तो ए का जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो है उसके जगह पे सी एक जो है जेलर आता है और इन दोनों में आपसी सहयोग जो है ये करते हैं कि सी को पता है कि अगर जो इसको मैंने जो है 5 या 10 दिन, मान लीजिए 10 दिन जो है खाना इसको मैं नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा। तो सी ने भी इसको खाना नहीं दिया बी को और जो है फाइनली जो है बी मर जाता है, क्योंकि अधमरा तो पहले हो गया था, वो काम जो है ए ने कर दिया था। और फिर जो है सी के द्वारा जो है ये तो ए पर क्या लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। ठीक है, जो सेक्शन 307 में आता है। लेकिन सी पे क्या लगेगा, मर्डर का केस लगेगा। ठीक है, जो सेक्शन 300 में आता है और इसका जो है दंड जो है 302 में दे रखा है। ठीक है, आपराधिक कार्यों में संपृक्त व्यक्ति, मतलब संपृक्त मतलब शामिल जो है होता है, विभिन्न अपराधों के लिए दोषी होंगे। ठीक है, अब अगर जो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ए का जो है बी जानी दुश्मन है। ठीक है, तो ए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और बी को जो है एक डंडे से बहुत देर तक के पीटता है, बहुत देर तक के पीटता है। ठीक है, तो और पीटते पीटते जो है मतलब मान लीजिए कोई छोटी लड़ाई हो गई, फिर इसने जो है डंडा उठाया और इसको बहुत देर तक के मारा तो वो जो है उससे जो है अगर जो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है नहीं, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ए जो है ए और बी की जो है कोई लड़ाई हो गई। ठीक है, तो और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बी को इसने जो है एक छोटे डंडे से पीटता रहा। उससे मतलब ये है कि अगर जो मतलब 3-4 घंटे मारोगे तब हो सकता है जो है उसकी जो है डेथ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि डेथ हो ही जाए, हो सकती है। लेकिन इसका जो है फ़ायदा सी ने उठाया, ए गुस्से में है, बी को मार रहा है। सी पहुंचता है पीछे से जो है उसको जो है लोहे की राड पकड़ा देता है कि लो इसको जो है मार दो। और ए तो पहले से ही गुस्से में है, उसने उठा के जो है बी को मारा और जो है बी मर गया। तो इसमें क्या है कि ए पर जो है वो आपराधिक मानववध जो है लगेगा। उसको हम लोग आगे देखेंगे कि आपराधिक मानववध और जो है हत्या में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आपराधिक मानववध जो है ए पर लगेगा जो कि सेक्शन 299 में है। ठीक है,
आपराधिक मानव वध जो है सेक्शन 299 में है। लेकिन सी को मामला शांत कराना चाहिए तो सी ने शांत ना करा के जो है इसको लोहे की ए को जो है लोहे की राड दे दी और जो है बी की हत्या करवा देता है। तो इस पे जो है सी पे जो है सेक्शन 300 के तहत जो है इस पे केस चलेगा, मतलब मर्डर का केस चलेगा। ठीक है। इसी से रिलेटेड है तो इसको यहीं समझ लेते हैं। आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड, ऐसा शारीरिक क्षति जिसका उद्देश्य जान लेना नहीं है लेकिन जान जा सकती है। अभी मैंने बताया ना कि जैसे ए का उद्देश्य बी की जान लेना नहीं था, बस ये था कि हाँ उसको जो है वो गुस्से से मार रहा था, लेकिन गलती से मतलब सी ने उसका फ़ायदा उठाया और जो है उसकी जान चली गई। तो जो है इसमें शारीरिक क्षति का ऐसा हो जाता है कि जो है उसका जान लेना उद्देश्य नहीं था ए का, लेकिन फिर भी जो है उसकी जान चली गई, तो ये जो है आपराधिक मानव वध में आएगा। फिर सेक्शन 300 में है मर्डर, ऐसी शारीरिक क्षति जिसमें होश व हवास में जान लेने का उद्देश्य हो। सेक्शन 39 की बात करें तो इसमें जो है स्वेच्छा परिणाम जानते हुए जो है अपराध करना, मतलब जानते हो आपके जो है अगर जो मैं ये चीज़ करूँगा तो जो है इसमें जो है आप परिणाम क्या होगा। मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, उसने जो है किसी घर में चोरी किया और इसको पता है कि इस घर में जो है एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए ये घर था, इसमें जो है चोरी किया इसने ए ने। उसके बाद एक व्यक्ति जो है इसको पता है कि इस कमरे में जो है सोया हुआ है, ए को पता है ये बात। उसके बाद भी जो है चोरी करने के बाद चोरी करके निकल भी जा सकता था, लेकिन जो है चोरी करने के बाद जो है इस घर में आग लगा देता है वो। तो आग लगाने से इसको पता है कि अगर जो मैं आग लगाऊंगा तो जो है किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो है यही आएगा इसमें कि जो है ए ने इसमें जो है स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। ठीक है। फिर सेक्शन 40 में अपराध के बारे में दे रखा है और जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 2N में भी जो है ये दे रखा है अपराध के बारे में। ठीक है। सेक्शन 41 के बारे में बात करें तो विशेष विधि मतलब स्पेशल लॉ, वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। जैसे अफस्पा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये जो है। ठीक है। सेक्शन 42 मतलब स्थानीय विधि मतलब लोकल लॉ है, ये जो है विशिष्ट क्षेत्र में लागू होती है। जैसे SC ST जो है जो क्षेत्र होते हैं स्पेशल, उनमें जो है लागू होता है। सेक्शन 43 की बात करें तो इसमें जो है अवैध की परिभाषा दे रखी है। अवैध मतलब क्या, वह जो वैध रूप से आबद्ध है या वह जो विधि द्वारा प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध है उसे को अवैध कहेंगे, या वह जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता है, ठीक है, वो भी अवैध है। दैट इज लीगली बाउंड टू। ठीक है। सेक्शन 44 के में क्या दे रखा है, क्षति मतलब इंजरी, किसी प्रकार की अपहानि जो है वो जो है कई 4 प्रकार के होते हैं। जैसे शारीरिक क्षति भी हो सकती है, किसी को मारपीट दिया तुमने शारीरिक क्षति हुई। कोई बहुत प्रतिष्ठित मतलब आदमी है उसको जो है आप पहुँचे और गाली गलौज किए तो उसको जो है एक तो उसके मन को जो है तो क्षति होगी ही, फिर उसके जो है जो समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको भी क्षति होगी, और किसी की जो है संपत्ति को भी क्षति जो है पहुंचाई जा सकती है। ठीक है। सेक्शन 45 में जीवन की परिभाषा दे रखी है और सेक्शन 46 में मृत्यु की परिभाषा है। सेक्शन 50 में धारा की परिभाषा दे रखी है कि धारा क्या है। ठीक है। सेक्शन 52 सद्भावना पूर्वक मतलब गुड फेथ मतलब सम्यक सतर्कता और संपूर्ण ध्यान जो है। ठीक है। मतलब किसी कार्य को जो है ऐसा किया जाए कि उसमें जो है पूरा केयर करके जो है किया जाए, अटेंशन उसमें रखा जाए, तो जो है वो सद्भावना पूर्वक जो है। ठीक है। फिर चैप्टर 3 है, इसमें जो है सेक्शन 53 से 75 तक दे रखा है दंडों के विषय में, इसका जो है हेडिंग जो है। तो सेक्शन 53 में क्या है, दंड मतलब पनिशमेंट।
मूल संहिता में जो है जो 1 जनवरी 1862 को जो है लागू हुआ, इसमें जो है 6 दंड के बारे में दे रखा है, और जो है वर्तमान समय में जो है इसमें केवल 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 थे देखते हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, काला पानी की सज़ा, और फिर कारावास। कारावास में जो है कठोर और साधारण कारावास भी हो सकता है। कठोर में मतलब शास्त्र, मतलब उसमें खूब आपको जो है पत्थर तोड़वाए जाएंगे और जो है दुनिया भर का काम करवाया जाएगा। इसमें बस को है बिना श्रम या सादा कारावास, मतलब केवल बस जेल में बंद रहना, आपको खाना मिलेगा और जो है कुछ करना नहीं होता है। नेक्स्ट है संपत्ति का संपहरण, और लास्ट है क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो ये जो है इसमें थे। लेकिन काला पानी की सज़ा जो है 1949 में इसको जो है निरस्त कर दिया गया। सेक्शन 510 जो है में सबसे छोटी सज़ा है। इसमें जो है 24 घंटे का हवालात है, या 10 रुपये का जुर्माना है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, इसमें मत व्यक्ति जो है, मतलब जो मत व्यक्ति मतलब क्या है, शराबी जो है मतलब पी के उसके बाद जो है सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर रहा है, या किसी की जो है निजी संपत्ति में जो है घुस गया, तो ये चीज़ जो है इसमें जो है सबसे छोटी सज़ा इसी में है कि 24 घंटे की जो है या तो जेल हो जाएगी आपको, या तो जो है 10 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 54 में क्या दे रखा है, मृत्यु दंड का लघुकरण, मतलब समुचित सरकार। समुचित सरकार मतलब क्या, राष्ट्रपति द्वारा जो है इसमें जो है ये होता है, राष्ट्रपति इसका जो है लघुकरण कर सकता है। अपराधी की सम्मति के बिना, मतलब अपराधी को नहीं भी पता है उससे भी जो है उसके बाद भी जो है इसमें लघुकरण किया जा सकता है। सेक्शन 55 में है आजीवन कारावास का लघुकरण, मतलब इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है अपराधी की सम्मति के बिना इसको भी किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 55 का में जो है समुचित सरकार के बारे में दे रखा है। तो समुचित सरकार जो है केंद्र विधि और राज्य विधि। तो इसमें जो है जैसे राष्ट्रपति और जो है राज्यपाल दोनों आ जाएंगे। केंद्र विधि मतलब जो है केंद्र सरकार का जो है होगा, और राज्य विधि मतलब राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 57 में जो है दंडावधियों की भिन्न है, मतलब आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद। तो ये जो है आजीवन कारावास कहते हैं कि 20 वर्ष हुआ, अरे 20 वर्ष कैसे हो जाएगा, आजीवन मतलब जो है उम्र कैद है। लेकिन अगर जो आपने कोई वैसा काम किया है कि हाँ ठीक है, मतलब उस जो है थोड़ा माफ़ी योग्य है, तो उसमें फिर जो है, या आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो उसमें फिर जो है उसको केवल 20 वर्ष ही जो है सज़ा होती है। ठीक है, या आपने किसी जो है चीज़ को, मतलब कोई कार्य ऐसा करने का प्रयास किया है जो है सेक्शन 511 में, तो जो है उसमें फिर सज़ा जो है आधी हो जाती है। तो आधी मतलब जैसे क्या, आजीवन कारावास का आधा कितना, जब ये थोड़ी पता है कि कोई 50 साल जिएगा या 60 साल जिएगा या 100 साल जिएगा, ये तो पता होता नहीं। उस कंडीशन में जो है इसको जो है केवल 20 वर्ष की सज़ा जो है दी जाती है। ठीक है, और अगर जो आपको आजीवन कारावास दिया गया है, ठीक है, और फिर जुर्माना भी जो है मान लो कोई लगाया गया है, और जुर्माना हमेशा जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस पर जो है कितना जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप अगर जो जुर्माना नहीं भरते हैं तो जो है 20 गुणे, मतलब जो ये अटेम्प्ट के जो है जो कारावास होता है 20 वर्ष, उसका जो है 1/4 मतलब जो है 5 वर्ष। तो मान लीजिए कि आपको जो है 20 वर्ष जो है सज़ा दी गई है, और फिर अगर जो आपने जुर्माना नहीं भरा तो 5 साल आपको और जो है सज़ा काटनी पड़ेगी, मतलब टोटल 25 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 63 में जो है जुर्माना के बारे में दे रखा है जुर्माना राशि, मतलब अपराधी जुर्माने को अदा कर सके, ना कि बहुत अधिक हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जुर्माना के जो है बहुत अधिक जुर्माना लगा दिया गया कि अपराधी जो है उसको जमा ही नहीं कर सकता है। तो चलिए इस क्लास के जो है यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, और जो है आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।